यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा आव्यूहों के गुणनफल के गुण है, यानी हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले क्रम विनिमय नियम के बारे में सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड होगा वो हमारा साहचर्य नियम होगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड होगा यानी हम इसको बोलेंगे वितरण नियम। इसके बाद हमारा जो चौथा होगा निरसन नियम बोलेंगे, जिसको हम लोग कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। यानी इसमें हम 4 टॉपिक के यानी 4 टॉपिक्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे और चारों टॉपिक को हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इनके नियम को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ है और जो सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद जो हमारा थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलेंगे और इसके बाद जो हमारा चौथा है कैंसिलेशन लॉ है। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले क्रम विनिमय के नियम के बारे में सीखेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है यानी हम लोग इसको हिंदी में सबसे पहले लिखेंगे आव्यूहों के गुणनफल के गुण। आव्यूहों के गुणनफल के गुण। तो हमने बताया आपको, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना बच्चों, इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट को हमने क्या बताया आपको, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम बोलेंगे। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। ध्यान देना बच्चों, जो हमारा सेकंड होगा, सेकंड यानी साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद जो हमारा थर्ड होगा वितरण नियम बोलेंगे। वितरण नियम को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्लियर है। जो हमारा चौथा होगा निरसन नियम को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कैंसिलेशन लॉ। क्लियर है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है यानी आव्यूहों के गुणनफल के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले क्रम विनिमय नियम के बारे में सीखेंगे। क्रम विनिमय के नियम क्या क्या हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होगा। इसके बाद जो हमारा साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस प्रकार होगा। इसके बाद वितरण नियम है यानी जिसको हम लोग इंग्लिश बोले में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यानी मल्टीप्लिकेशन का जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यानी अलग अलग पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके नियम के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।
इसके बाद जो हमारा नेशन नियम है यानी कैंसिलेशन लॉ, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट यानी क्रम विनिमय नियम के बारे में सीखते हैं। इनका नियम क्या क्या। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है यानी क्रम विनिमय नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल यानी AB का गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि AB बराबर क्या हो, BA हो। तो इसके स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं, उसके बाद यानी जो इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं, ध्यान देना, दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल सामान्यतया, दो अवयवों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि AB बराबर BA। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या लिखा है, दो अवयवों का गुणनफल सामान्यतया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि AB बराबर क्या हो, BA हो। कहने का मीन्स ये है, अगर हम AB का जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो भी आर्डर होगा, तो मैंने पार्ट 10 वीडियो में मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए, तो तभी आप आगे का वीडियो जो हो कंटिन्यू रखें। ध्यान देना बच्चों, यानी कम्यूटेटिव लॉ में जो हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे, तो हम फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यदि AB परिभाषित हो, यदि क्या हो, AB परिभाषित, यदि AB परिभाषित हो, तो यदि AB परिभाषित हो, या है लिखिए, यदि AB परिभाषित है तो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि BA भी परिभाषित, BA भी क्या हो, यदि AB परिभाषित है तो यह आवश्यक नहीं है कि BA भी परिभाषित हो। ये ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यदि हम बोल सकते हैं कि AB का गुणनफल पॉसिबल होगा, तो यह आवश्यक नहीं है कि BA का भी क्या हो, गुणनफल हो। तो हम इसके एग्जाम्पल को लेंगे और समझेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने लिखा, यदि A एक 2x2
क्रम का अवयव, मैंने ए वाला मैट्रिक्स जो लिया है 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव तथा बी एक 2 क्रॉस 3 क्रम का अवयव है, तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम ए वाली जो मैट्रिक्स है मैंने 2 क्रॉस 2 लिया है और बी वाली मैट्रिक्स क्या लिया है 2 क्रॉस 3 लिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए बी का गुणन संभव है, ए बी का गुणनफल क्या है संभव है, लेकिन बी ए संभव नहीं है। ध्यान देना बच्चों, ए वाली जो मैट्रिक्स है मैंने इसका ऑर्डर क्या लिखा है 2 क्रॉस 2, और जो बी वाली मैट्रिक्स है मैंने इसका ऑर्डर क्या लिया है 2 क्रॉस 3। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ए बी का गुणनफल क्या होगा पॉसिबल होगा और बी ए का गुणनफल क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या लिखा, ए वाली जो मैट्रिक्स है मैंने लिया, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4 लिया, और जो बी वाली मैट्रिक्स है, बी वाली मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैंने लिखा 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान देना यहाँ पे ए बी का जो ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है ये कितना है 2 क्रॉस 2 है, और जो बी का ऑर्डर है इसमें देखिए रो है 2 है और कॉलम्स की संख्या क्या है 3 है, यानी 2 क्रॉस 3 मैंने लिया। तो अगर हम ए बी का गुणा निकालना चाहेंगे तो पहले इसका ऑर्डर हम देखते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का है। तो मैंने अभी बताया भी था ये चीज़ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी का गुणन क्या है संभव है। ये क्लियर है बच्चों। अब ध्यान देना, अगर ए बी का गुणनफल संभव है तो ए बी का गुणा हम किस प्रकार करेंगे, तो आइए हम समझते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, मैं सबसे पहले ए पॉइंट लिखूंगा इंटू बी लिखूंगा। तो ए वाली जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा 4 लिखा। अब बी वाली जो मैट्रिक्स है ध्यान देना, बी वाली मैट्रिक्स कितना है 5 है 6 है 7 है और फिर कितना है 8 है 9 है और 10 है। तो मैंने ए वाली मैट्रिक्स लिख दिया और बी वाली मैट्रिक्स लिख दिया। अब ध्यान देना बच्चों, ए बी का गुणनफल तो पॉसिबल है, अगर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, देखिए यहाँ 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, तो यानी जो हमारा ऑर्डर होगा, जो मिलेगा मुझे मैट्रिक्स वो 2 क्रॉस 3 का मिलेगा। ये क्लियर है। अब ध्यान देना, इसमें रो की संख्या कितनी है, इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम्स इसमें कितने हैं 3 कॉलम्स हैं, यानी C1 C2 एंड C3, और ये R1 R2 है। ये क्लियर है बच्चों। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का गुणा करेंगे और इस पॉइंट के स्थान पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी हर एक पॉइंट में हम सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मुझे मिलेगा क्या, ए बी का गुणा मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम ए बी का गुणा करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, अब हम इसमें जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रो बाई कॉलम चलते हैं। क्या चलते हैं, रो बाई कॉलम। अगर ये मैं फर्स्ट रो है तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ गुणा करूंगा। इसी प्रकार मैं फर्स्ट रो लूंगा, फिर सेकंड रो में मल्टीप्लाई, इसी प्रकार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना,
फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगर हम लोग गुणा करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, यानी 1 का 5 में यानी 5 मिला, इसके बाद 2 का 8 में यानी मुझे क्या मिला 16 मिला। क्लियर है। अब यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम। 1 का 6 से मल्टीप्लाई यानी मुझे मिलेगा क्या 6। अब 2 का 9 से यानी कितना 18। क्लियर है। अब यानी फर्स्ट एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई करिए 7, इसके बाद 2 का 10 से मल्टीप्लाई यानी 20 मिलेगा। ये क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, सेकंड रो लेंगे। इसी प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके मुझे क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यानी 3 का 5 से मल्टीप्लाई कितना 15। अब 4 का 8 से 32, इसके बाद 3 का 6 से 18, इसके बाद 4 का 9 से 36। ये क्लियर है। अब इसी प्रकार 3 का 7 से 21, अब 4 का 10 से यानी 40। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान देना, मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा यानी 5 और 16 ऐड करेंगे तो मुझे 21 मिलेगा। अब ध्यान देना 18 और 6 को ऐड करिए 24, इसके बाद 20 + 7 कितना 27। ये क्लियर है। इसी प्रकार यानी जब हम इनको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना 47। इनको ऐड करिए, जब इनको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, ध्यान देना बच्चों, तो मुझे मिलेगा कितना, यानी 6 और 8 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी मिलेगा 4। इसके बाद 1 कैरी होगा, 3 + 1 यानी 4 यानी 5, यानी मुझे मिलेगा क्या 54। इसी प्रकार इनको ऐड करिए तो मुझे मिला क्या 61। तो इसे इनका मुझे ऑर्डर क्या मिला 2 × 3। क्लियर है बच्चों। यानी जब भी हम लोग AB का मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अगर हम ध्यान देना, मैंने इस नियम में मैंने लिखा भी है, AB अगर परिभाषित है तो ये आवश्यक नहीं है कि BA भी क्या हो, परिभाषित है। तो AB तो मैंने मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लिया। अगर मैं BA की बात करूं, क्या इसमें BA का गुणनफल हो सकता है या नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, B का जो ऑर्डर है, B का ऑर्डर मुझे है क्या 2 × 3 है, और A का जो ऑर्डर है ये कितना है, यानी 2 × 3 है। अब ध्यान देना, क्या A एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी इनमें क्या है, यानी जो मैट्रिक्स A है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या कितनी है 3 है, और जो B मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या जो है ये कितना है 2 है। ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं BA का गुणनफल संभव नहीं है। क्लियर है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ सीखा। अब हम कम्यूटेटिव लॉ में हम सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना बच्चों, हम कम्यूटेटिव लॉ के सेकंड पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिखा सेकंड पॉइंट में, यदि AB तथा BA, यदि AB तथा BA दोनों परिभाषित हों तो यह आवश्यक नहीं है
कि इनका क्रम एक ही हो, इनका क्रम क्या हो, एक ही हो। तो ध्यान देना बच्चों, मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, यदि ए बी और बी ए दोनों क्या हो, परिभाषित हो, तो यह आवश्यक नहीं हो कि इनका ऑर्डर क्या हो, एक ही हो। तो हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, यदि ए एक 1x2 क्रम का आव्यूह तथा बी एक 2x2 क्रम का आव्यूह हैं तो ए बी का क्रम 1x1 तथा बी ए का क्रम 2x2 होगा। ये क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना, अभी हम मल्टीप्लाई करके समझते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे, तो ये आवश्यक नहीं है कि उनका जो ऑर्डर है क्या हो, एक ही हो। इनका ऑर्डर क्या हो बेटा, एक ही हो। तो मैंने ए वाली जो मैट्रिक्स लिया है, ध्यान देना, यहाँ हम समझाते हैं आपको। ए इक्वल टू मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख लिया 2 3। ध्यान देना, हमें ए का जो ऑर्डर है यानी 1 रो होना चाहिए और 2 कॉलम्स होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 2 3। एंड बी मैंने जो मैट्रिक्स लिया, बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x1 होना चाहिए, यानी 2 रो होनी चाहिए और 1 कॉलम होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया 5 और 6। अब देखिए, ये 1x2 है और ये क्या है, 2x1 है। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, ए बी और बी ए इसमें लिखा भी है, दोनों परिभाषित हैं, यानी ए बी का गुणा हो सकता है और बी ए का भी गुणा होगा। तो ध्यान से समझना, हम सर्वप्रथम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें चेक करना हो क्या ए बी का गुणन होगा, तो ध्यान देना 1x2 और मैंने क्या लिखा 2x1। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखिए ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो ए बी का गुणनफल हो सकता है। और जो मुझे ऑर्डर मिलेगा 1x1 मिलेगा, मैंने यहाँ लिखा भी है, यानी ए बी का जो क्रम होगा 1x1 होगा। इसी प्रकार जब हम बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बी का मैंने ऑर्डर लिखा 2x1 एंड ए का ऑर्डर मैंने लिखा 1x2। अब ये देखिए ये भी दोनों इक्वल हैं और मुझे बी ए का ऑर्डर जो मिलेगा यानी 2x2 मिलेगा। तो हम सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, यानी बी ए का मल्टीप्लाई। तो ए वाली जो मैट्रिक्स है मैंने लिखा 2 और 3, और जो बी वाली मैट्रिक्स है मैंने लिखा 5 और 6। ध्यान देना, हम इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसमें ध्यान देना, यानी मैं 2 का 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 10, और 3 का 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना 18। तो मुझे मिला क्या, यानी मुझे मिल गया 18 + 10 कितना होगा 28, और मुझे इसका ऑर्डर क्या मिला 1x1। तो यानी हम लोग ए बी का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी प्रकार हम लोग बी ए का मल्टीप्लाई करते हैं। बी ए, बी वाली मैट्रिक्स जो है 5 है और 6, और ए का जो मैट्रिक्स है 2 और 3 है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं।
यानी 5 का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिलेगा कितना, 10 मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 5 का 3 से करिए यानी 15। क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा, 12 होगा। 6 का 3 से करिए यानी 18 मिला, तो यानी मुझे मैट्रिक्स क्या मिला, 2 क्रॉस 2। अगर हम इसमें यदि आपसे पूछते हैं ए बी और बी ए क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे मुझे इसका ऑर्डर क्या मिला, यानी 1 क्रॉस 1, और ए बी ए का जो मल्टीप्लाई मैंने किया था ये मुझे क्या मिला, 2 क्रॉस 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर है बच्चों। तो हमने सेकंड पॉइंट में मैंने क्या सीखा, ए बी और बी ए अगर दोनों परिभाषित होंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि उनका एक ही क्रम हो। क्लियर है। तो आइए हम कम्यूटेटिव लॉ के थर्ड नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों जो हम थर्ड पॉइंट लेने वाले हैं, तो हमने लिखा है, इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं पहले। यदि ए बी तथा बी ए दोनों, ए बी तथा बी ए दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं तथा दोनों एक ही क्रम के आव्यूह हैं। तो ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, ए बी तथा बी ए दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं तथा दोनों एक ही क्रम के आव्यूह हैं। तो उस दशा में ए बी को बी ए के बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्लियर है। देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा क्या है, ए बी तथा बी ए दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं तथा दोनों एक ही क्रम के हों, यानी जो मैट्रिक्स होगा उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस दशा में हम लोग बोल सकते हैं ए बी को बी ए के बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ए का क्रम 2 क्रॉस 2 तथा बी का क्रम मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 है। तो ए बी का क्रम कितना होगा बताइए, 2 क्रॉस 2 होगा तथा बी ए का क्रम कितना होगा, ये भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी बी ए का क्रम 2 क्रॉस 2 भी होगा। ये क्लियर है। ध्यान देना हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया, मैंने लिखा 2 4 3 1। ये क्लियर है। यानी ए का जो ऑर्डर है यानी मुझे है क्या, 2 क्रॉस 2। इसी प्रकार हम लोग बी कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं। बी मैट्रिक्स लेते हैं 3 6 2 5। ये क्लियर है। इसका भी ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2। अगर हम ए बी की अगर बात करेंगे तो ध्यान देना 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है
इसी प्रकार का हम BA निकालेंगे तो BA का भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले AB निकाल लेते हैं। अगर हमें AB निकालना होगा तो हम A वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखा, 4 3 1, और B वाली जो मैट्रिक्स है 3 6 2 5 मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम चलते हैं और इनके हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा कितना, 6 मिलेगा, और 4 का 2 से करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी प्रकार 2 का 6 से करिए यानी सेकंड कॉलम, 2 का 6 से करिए यानी 12, और 4 का 5 से करिए यानी मुझे मिला 20। ये क्लियर है। इसी प्रकार 3 का 3 से मल्टीप्लाई करिए 9, और 1 का 2 से यानी 2 मिला। अब 3 का 6 से करिए 18, अब 1 का 5 से करिए 5। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, 6 + 8 ऐड करिए 14 मिला, और 20 + 12 कितना होगा, 32। इसी प्रकार 9 + 2 कितना, 11, और 18 + 5 कितना, 25। तो मुझे इसका ऑर्डर क्या मिला, 2 × 2। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं, BA जब निकालेंगे यानी B वाली मैट्रिक्स रखना पड़ेगा 3 6 2 5, ये क्लियर है। इसी प्रकार A वाली मैट्रिक्स रखिए 2 4 3 1, ये क्लियर है। अब ध्यान देना, हम उसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे यानी रो बाई कॉलम, क्लियर है। अब ध्यान देना, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, और 6 का 3 से करिए यानी 18, ये क्लियर है। अब 3 का 4 से करिए 12 मिला, अब 6 का 1 से करिए यानी 6 मिला, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान देना, 2 का हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो मुझे मिलेगा कितना, 4 मिलेगा। अब 5 का 3 से मल्टीप्लाई करिए 15। इसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं, यानी 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और 5 का 1 से करिए यानी 5। अब इनको ऐड करिए, ध्यान देना, 18 + 6 यानी 24, 12 + 6 कितना, 18, और 15 + 4 कितना, 19, और 8 + 5 कितना, 13। इसका भी मुझे ऑर्डर कितना मिला, 2 × 2। अब देखिए इनके एलिमेंट्स को, यहाँ देखिए 14 है तो यहाँ कितना है, 24 है, यहाँ 32 है तो यहाँ कितना है, 18 है, यहाँ 11 है तो यहाँ कितना, 19 है, यहाँ 23 है तो यहाँ कितना है, 13 है। यानी इनके एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं AB जो होगा BA के बराबर नहीं होगा, यानी AB ≠ BA। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अब जो हम सेकंड पॉइंट लेने वाले हैं, साचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है साचर नियम है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, अवयवों का गुणनफल साचर नियम का पालन करता है। तो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बोल सकते हैं कि यदि AB का यानी A और B और C, इसमें हम मैट्रिक्स लेंगे और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसमें देखेंगे निगमन को। तो आइए हम इसके सबसे पहले स्टेटमेंट को लिख देते हैं और फिर इसका हम निगमन करते हैं कि यह किस प्रकार होगा। तो ध्यान देना बच्चों, हमने लिखा अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल साचर नियम का पालन करता है। साचर नियम का क्या करता है, पालन करता है यदि वे गुणनफल के अनुरूप हों। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A, B, C
क्रमशः m क्रॉस n, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं n क्रॉस p और फिर p क्रॉस q क्रम के अवयव हैं। तो क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a, ध्यान देना, ए बी 3 पॉइंट्स लेने हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए, यानी दो एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट में लेना होता है। ए बी सी इक्वल टू ए बी सी को आप बाहर रखिए, ये क्लियर है? तो ये चीज़ होता है आपका साचर नियम। तो इनके निगमन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो आइए हम देखते हैं और इनका प्रूविंग कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम हमने पार्ट 10 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखा था और उसमें हमने बताया था जब ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे वहाँ पे मिला क्या था, सी आई जे एम क्रॉस एन में एक मैट्रिक्स मिली थी। उसी प्रकार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो मुझे मिला था सी आई जे, ध्यान देना हमने वहाँ पे ए वाली ए से बना जो अभी मिला था यानी रो में मिला था यानी पंक्ति में, और बी वाली जो मैट्रिक्स आई और जे से मिली थी मैट्रिक्स मुझे, वो कॉलम में मैंने लिया था। और हम जब उनका मल्टीप्लाई किए थे तो मुझे मिला क्या था, हम यहाँ पे लिखते हैं ए आई 1 इंटू बी 1 जे, ये क्लियर है? इसी प्रकार ए आई 2 इंटू बी 2 जे, इसी प्रकार ए आई 3 इंटू बी 3 जे प्लस डॉट डॉट, ध्यान देना, प्लस ए आई जे इंटू बी आई जे, प्लस मैंने लिखा था, अगेन मैं डॉट डॉट गया था, मैंने लिखा था ए आई पी इंटू बी पी जे। ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो इनके योग को हम किस प्रकार लिखेंगे, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा है हम इनके समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो समेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, मैंने लिखा सी आई जे, ये क्लियर है? जो हमारी मैट्रिक्स थी ए, मैंने जो मैट्रिक्स लिया था उसमें मैंने वहाँ पे लिखा था ए आई के फॉर्म में था, और बी वाली जो मैट्रिक्स थी वो बी के जे के फॉर्म में था। ठीक है, तो हम लिखते हैं समेशन सबसे पहले लगाएंगे, ध्यान देना, और यहाँ पे हम आपको समझा भी देते हैं। जैसे मैंने ए वाली जो मैट्रिक्स लिखा था ए आई के लिखा था यहाँ पे, और जो मैंने उसका ऑर्डर लिया था एम क्रॉस पी लिया था, और जो बी वाली मैट्रिक्स थी बी वाली मैट्रिक्स में लिया था बी के जे, और इसका ऑर्डर था पी क्रॉस एन। ठीक है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई किए थे तो मुझे क्या मिला था, यानी सी आई जे, तो ये निकल के आया था। तो हम इन दोनों को एक समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे इसमें एक कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या है, यानी एलिमेंट्स में आप ये देखिए आई के में और यहाँ के जे में कांस्टेंट क्या है, यानी के कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी ध्यान देना, जो एलिमेंट्स होगा यानी इसमें जो कांस्टेंट मिलेगा हम उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। और ध्यान देना, जो इनका ऑर्डर होगा, ऑर्डर में जो चीज़ कांस्टेंट यानी जो कैंसिल होंगे तो यानी हम उनको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखें, यानी पी, यानी समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 इंटू पी बोलेंगे। और ये वाली जो मैट्रिक्स है ए आई के इंटू बी के जे, ए आई के इंटू कितना बी के जे, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो साचर नियम में इनका यूज होगा।
इसलिए मैंने आपको इसको बताया। तो हम साहचर नियम के प्रूविंग को देखते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, हम यहाँ पे उपपत्ति डाल देते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रूफ बोलेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देना, हम सर्वप्रथम लिखेंगे लेट, यानी जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स आपको मानना पड़ेगा। मैंने लिखा क्या? ए आई, ध्यान देना बच्चों, मैंने ए वाली जो मैट्रिक्स लिखा, ए आई जे मैंने लिखा, और इसका मुझे ऑर्डर क्या लेना है? m क्रॉस n लेना है। क्लियर है? अब हम जो b वाली मैट्रिक्स लेंगे, b वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। b वाली मैट्रिक्स इतना लिखेंगे, b j k लिख लीजिए, और इसका मुझे ऑर्डर क्या मिला है? यानी लिखा गया है n क्रॉस p लिखा है। और जो c वाला, यानी हम मैट्रिक्स लेंगे c k l लेंगे। क्लियर है? और इनका ऑर्डर क्या है? यानी p क्रॉस q। क्लियर है? अब ध्यान देना, हमें सर्वप्रथम b इंटू सी का मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि b इंटू सी, b वाली मैट्रिक्स कितना है? यहाँ हम लिखेंगे b j k, और मैंने क्या लिखा है? इसका ऑर्डर n क्रॉस p। और ध्यान देना, मैंने c वाली मैट्रिक्स लिखा c k l। अब ध्यान देना, इसका मैंने ऑर्डर क्या लिखा? p क्रॉस q। अब ध्यान देना बच्चों, अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था, इनको हम समेशन के फॉर्म में इस प्रकार लिखते हैं। अगर हम BC को समेशन के फॉर्म में लिखें, तो समेशन के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग समेशन लगा लेंगे, और इनमें देखिए जो एलिमेंट्स है, इसमें जो कांस्टेंट पद है क्या है? देखिए J और K है, और K और L है, यानी इसमें K कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ K इक्वल टू 1 लेंगे। और इनके ऑर्डर में, यानी इनका जो ऑर्डर है, इसमें जो कांस्टेंट पद होंगे, यानी देखिए इसमें P कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ P डाल दूंगा। क्लियर है? अब ये जो चीज़ लिखा B के जे इंटू सी के एल, या हम यहाँ पे लिख देंगे B जे के इंटू कितना? सी के एल। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इनका मल्टीप्लाई ना करके मैंने इनको समेशन के फॉर्म में लिखा। ठीक है? यदि आपको इनका मल्टीप्लाई करना है तो पार्ट 10 में जो हमारा मैट्रिसेस का पार्ट 10 का वीडियो बना है, प्लीज़ जाकर उसको आप देखिए। तो इनको हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम अगर हम BC निकालना चाहें, यानी मुझे A की मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे? B और C वाली मैट्रिक्स रखना पड़ेगा। तो A वाली जो मैट्रिक्स है, तो A वाली मैट्रिक्स यहाँ पे कितना लिया है हमने? यानी ए आई जे m क्रॉस n। तो हम इनको भी क्या करते हैं? एक ब्रैकेट बनाएंगे, हम इनको भी समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मैंने समेशन लिखा, और सबसे पहले हम ए आई जे लिख देंगे। क्लियर है? अब इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट जो ऑर्डर होता है उसको क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं हम लोग, और इसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं हम इनको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए वाली जो मैट्रिक्स होगा, इनका जो समेशन हम लोग निकालेंगे, तो यानी समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे इंटू, अब ध्यान देना बच्चों, B और C वाली जो मैट्रिक्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यानी समेशन, यानी आप यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट बना दीजिए और समेशन लिखिए k इक्वल टू 1 टू P B J K इंटू C K L। इतना क्लियर है? अब रही बात ऑर्डर की बात, अगर ऑर्डर आप चेक करना चाहें तो
तो ऑर्डर इनका निकल के क्या आया था, जब हम बी और सी का मल्टीप्लाई किए थे तो इसका n क्रॉस क्यू होगा। जब हम एक ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना ए वाली यानी n से n कैंसिल होगा, m क्रॉस क्यू n क्रॉस क्यू आएगा ये इनका ऑर्डर। तो ध्यान देना अगर हम यानी अगर इसमें हम देखें इनके जो रियल एलिमेंट्स हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेंज करके लिखें तो ध्यान देना ये जो समेसन है आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ये समेसन आप यहाँ शिफ्ट करिए, ये वाला जो समेसन है आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी इक्वल टू, मैंने लिखा समेसन लिखा, यहाँ P डाल दिया और यहाँ K इक्वल टू क्या है 1 है। और हम इनके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आपस में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक ब्रैकेट बनाया, मैंने लिखा समेसन मैंने लिखा। तो समेसन में हम लोग लिखेंगे क्या, j इक्वल टू 1 लिख देंगे, 1 to n, यहाँ लिख देंगे aij इंटू बी जे के, और हम इनको क्या करेंगे, बंद कर देंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जो ये वाला एलिमेंट है यानी सी के एल। ठीक है, अब इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना अगर हम इनको लिखना चाहें, ये चीज़ ब्रैकेट में है, ए और बी के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको ए बी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। और ये वाला जो एलिमेंट्स है ये सी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी ब्रैकेट में और इनटू क्या लिखेंगे, सी। तो ये आपका प्रूविंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो साचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ के प्रूविंग के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा थर्ड लॉ आएगा यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम वितरण नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। वितरण नियम होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अवयवों का जो गुणन होता है, गुणनफल, वो वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो इसके स्टेटमेंट को हम लिख कर और उसके बाद हम इनके प्रूविंग को देखेंगे। तो आइए इनके स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो मैंने लिखा अवयवों का गुणनफल या गुणनफल लिखिए, गुणनफल अवयवों का गुणनफल का वितरण नियम अवयवों के योग नियम का पालन करता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अवयवों का गुणनफल वितरण नियम अवयवों के योग के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात ए कामा बी कामा सी क्रमशः m क्रॉस n, n क्रॉस p और फिर क्या लिखेंगे, n क्रॉस p क्रम के अवयव हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, यहाँ जो A का ऑर्डर है m क्रॉस n है और जो B का ऑर्डर है वो क्या है, n क्रॉस p है, और जो C का ऑर्डर है ये भी क्या है, n क्रॉस p है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी A ब्रैकेट में B प्लस C इक्वल टू, यानी अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, ए बी प्लस कितना
AC। तो ये चीज़ है आपका वितरण नियम। क्लियर है? तो हम इनके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या है, उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति यानी इंग्लिश में प्रूफ बोलेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान देना, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने क्या लिखा, AIJ मैंने लिखा AIJ, और मैं इसका ऑर्डर क्या लूँगा, M क्रॉस N लूँगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोई B मैट्रिक्स लेंगे। अब B मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ पे इनका एलिमेंट्स क्या होगा, ध्यान देना। अब हम इनके एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा J एंड K लिख लेते हैं, ठीक है, JK। और इनका ऑर्डर क्या है, N क्रॉस P है। ये क्लियर है? इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं C वाली जो मैट्रिक्स है मुझे मानना पड़ेगा, C मैंने मैट्रिक्स लिखा, तो यहाँ भी जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो ध्यान देना इनका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, JK। ये क्लियर है? तो हम इसमें सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, B प्लस C। तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या निकालेंगे, B प्लस C निकालना पड़ेगा हमें। और B प्लस C कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, B वाली जो मैट्रिक्स है इसको आप रखिए BJK, और मैंने ऑर्डर क्या लिखा है, N क्रॉस P प्लस, अब हम लोग क्या लिखेंगे, C वाली जो मैट्रिक्स है मैंने लिखा CJK यानी N क्रॉस P। अब ध्यान देना, मैंने एडिशन रूल में बताया था जब इनका ऑर्डर सेम होता है तो हम इनके एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मुझे मिला क्या, B प्लस C इक्वल टू BJK प्लस कितना, CJK, और इनका ऑर्डर हमें क्या लिखना होता है, बाहर, यानी N क्रॉस P मैंने लिख दिया। तो मुझे B प्लस मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब हम निकालेंगे क्या, यानी A का B प्लस C में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं A इंटू B प्लस C। अब ध्यान देना, A वाली जो मैट्रिक्स है, A वाली जो मैट्रिक्स यहाँ लिखिए, सर्वप्रथम AIJ M क्रॉस N। क्लियर है? अब जो B प्लस C आई मैट्रिक्स, इसको भी आप लिख दीजिए। मैंने लिखा BJK प्लस CJK, और इनका ऑर्डर मैं क्या लिखूँगा, N क्रॉस P। आप ध्यान देना, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने इनको समेशन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, आप एक ब्रैकेट बनाइए और इनको समेशन के फॉर्म में लिखिए, यानी इनके एलिमेंट्स को। ठीक, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, J इक्वल टू 1 डाल दूँगा, कहाँ तक, N तक, और मैं यहाँ क्या लिखूँगा, AIJ इनटू, इनको ब्रैकेट में लिखूँगा, यानी BJK प्लस CJK। क्लियर है? अब ध्यान देना, और इनका ऑर्डर N क्रॉस P लिख दीजिए। अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है? तो हम इन समेशन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जब हम समेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मुझे मिलेगा क्या, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समेशन J इक्वल टू 1 टू N AIJ इंटू क्या मिलेगा मुझे, BJK मिल जाएगा। क्लियर है? प्लस इनका भी इसमें मल्टीप्लाई करिए, समेशन J इक्वल टू 1 टू N, मैं क्या लिखूँगा, AIJ इंटू CJK। ये क्लियर है बच्चों? आप ध्यान देना, ये जो इनका एलिमेंट्स है हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये समेशन के फॉर्म में लिखा है और इसमें A और B एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ध्यान देना,
अगर हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा कि ए और बी, यानी ए बी मिल जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकेंड एलिमेंट क्या है, सी है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ए सी। तो हम लेके क्या चले थे, यानी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू मुझे मिला क्या, ए बी प्लस कितना, ए सी। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया, यानी हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम किस प्रकार यानी इसका निगमन करते हैं, तो इस प्रकार निगमन किया जाएगा। अब जो हमारा लास्ट यानी लॉ बचा है यानी कैंसिलेशन लॉ, तो आइए समझ। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है यानी निसरण नियम यानी कैंसिलेशन लॉ, तो हम बोल सकते हैं अवयवों का गुणनफल जो है सामान्यतया निसरण नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, जहाँ हम लोग बोल सकते हैं जो बी होगा सी के इक्वल नहीं होगा। तो इसके स्टेटमेंट को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स लेकर क्या करते हैं, समझते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं अवयवों का गुणनफल सामान्यतया अवयवों का गुणनफल सामान्यतया निरसन नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अर्थात ए बी इक्वल टू ए सी। ध्यान देना बच्चों, अगर हम इसमें ए और ए कैंसिल करेंगे तो क्या बी बराबर सी मिलेगा? तो आप यहाँ लिखेंगे बी नॉट इक्वल टू सी, यानी जो बी होगा वो सी के बराबर नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, ए वाली मैट्रिक्स जो है मैंने लिया 0 1 0 0, और मैं बी वाली कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैंने लिया 2 0 0, ठीक है। इसके बाद हमने सी वाली मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0। अब ध्यान देना, हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी निकालते हैं। ए वाला जो मैट्रिक्स है उसको आप पहले लिखिए, क्लियर है। और बी वाला मैट्रिक्स यानी 2 0 0 0। अब ध्यान देना, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, 0 0 0। क्लियर है? आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। ए सी यानी ए वाला जो मैट्रिक्स है 0 1 0 0, और सी वाला मैट्रिक्स रखिए। क्लियर है? अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखिए इनके हर एलिमेंट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर कितना, ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बट अगर देखा जाए बी और सी क्या ये बराबर नहीं है? देखिए कैसे, बी वाला एलिमेंट इसमें देखिए 2 0 0 0 है, और इसमें देखिए 1 0 0 0, यानी इनके एलिमेंट्स क्या हैं, चेंज हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे ए को कैंसिल नहीं करेंगे। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है उनका हम लोग क्या करते हैं, यानी कैंसिलेशन नहीं करेंगे। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही लिखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई किया और ए सी का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट अगर हम देखा जाए तो बी जो है वो सी के बराबर नहीं है। तो हम लोग इसमें कैंसिलेशन लॉ में हमने एग्जाम्पल लेकर समझा। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, क्रम विनिमय नियम के बारे में। इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक था साचर नियम।
इसके बाद जो हमारा थर्ड नियम था वो वितरण नियम था। इसके बाद जो हमारा चौथा था निरसन नियम। तो आज के टॉपिक में हम यही फिनिश करते हैं। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।